दोस्तों, आपने हैदराबाद की बिरयानी के बारे में जरूर सुना होगा, बनारस के पान और तिरुपति के लड्डू के बारे में भी। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि तिरुपति के लड्डुओं को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लड्डू को कैसे जीआई टैग मिल गया। आपने रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर प्रोडक्ट्स को लेकर जीआई टैग का नाम जरूर सुना होगा, और कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये जीआई टैग है क्या हम अपने पड़ोस वाले हलवाई को भी जीआई टैग दिलवा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम आपको आज की इस वीडियो में, और ये भी बताएंगे कि कैसे जीआई टैगिंग ने कश्मीरी केसर को बचा लिया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज जहां भारत डिजिटल होता जा रहा है, उसी कड़ी में प्रोडक्ट्स को उनकी आइडेंटिटी देने के लिए जीआई टैग की शुरुआत की गई। बता दें कि आज जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। दरअसल जीआई टैग्स प्रोडक्ट से ज्यादा तो जिस जगह का है उसकी पहचान होते हैं। जैसे बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश की पहचान है। अब अगर कोई किसी भी आम साड़ी को बनारसी बोलकर बेचे तो इससे बनारसी साड़ी और उत्तर प्रदेश दोनों की इमेज पर अच्छा खासा डेंट पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वालिटी मैच नहीं होगी और लोग डिसअपॉइंट होंगे, जिससे इसके मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा। और यही बतौर सोल्यूशन जीआई टैग सामने आया। बता दें कि जीआई टैग किसी भी क्षेत्र की खास पहचान प्रोडक्ट को देते हैं और उसे सहेजने के लिए काम में आते हैं। अब ऐसा भी कई बार होता है कि एक ही चीज के ऊपर दो स्टेट क्लेम करते हैं। इसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं। आपने रसगुल्ला जरूर खाया होगा, तो ये जो रसगुल्ला है इस पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों ने क्लेम किया है कि ये तो हमारे पूर्वजों ने खोजा और हमारी मिठाई है, जिसके बाद सारे एविडेंस को देखते हुए इन दोनों स्टेट्स को मिला जुला जीआई टैग मिला। अब आपको जीआई टैग के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक तरह का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को खास जियोग्राफिकल पहचान दी जाती है, यानी किसी जगह की बहुत पुरानी स्पेशलिटी, जिसके लिए भारत में संसद की तरफ से साल 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया गया था। और इसके बेसिस पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पेशल चीजों का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि किससे मिलता है जीआई टैग। आपको यहाँ क्लियर कर दें कि किसी भी चीज को जीआई टैग ऐसे नहीं मिल जाता है। असल में टैग देने से पहले किसी भी सामान की क्वालिटी और पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है, और ये तय किया जाता है कि उस खास वस्तु की सबसे ज्यादा ओरिजिनल पैदावार उसी फिक्स स्टेट की है। इसके साथ ये भी तय किया जाना जरूरी होता है कि उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन का उसके प्रोडक्शन में कितना कंट्रीब्यूशन है। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि भारत में कौन जीआई टैग देता है, तो बता दें कि भारत में टैग किसी खास फसल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा स्टेट्स में बराबर तौर पर पाई जाने वाली फसल या किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को उन सभी राज्यों में मिला जुला जीआई टैग दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए बासमती चावल को ले सकते हैं, जिस पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों का हक है। अगर टैग की बात करें तो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से जीआई टैग दिया जाता है। इसके साथ अब ये भी बता देते हैं कि अब तक किन चीजों को ये टैग मिल चुका है। बता दें कि जीआई टैग को हासिल करने के लिए चेन्नई में मौजूद जीआई डेटाबेस में अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी इंसान, प्रोड्यूसर और इंस्टीट्यूशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार रजिस्ट्री हो जाने के बाद 10 सालों तक ये टैग मान्य होते हैं, जिसके बाद इन्हें फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था, और मध्य प्रदेश के ककड़नाथ मुर्गे को मिलाकर भारत में अभी तक 300 से ज्यादा वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। अब ये तो थी जीआई टैग की बात, लेकिन कश्मीर केसर का इससे क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। अमीर खुसरो जम्मू कश्मीर को देखकर कहते हैं कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी धरती पर कहीं अगर स्वर्ग है तो वह यहीं पर है, यहीं पर है। लेकिन अपनी खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर की कुछ और भी चीजें काफी फेमस हैं, जैसे कि पश्मीना और केसर। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीते 2 दशकों के दौरान केसर के प्रोडक्शन में लगातार गिरावट होती जा रही है, और आज सिचुएशन ये है कि आने वाले दिनों में कश्मीर का सोना कहलाने वाला केसर लुप्त ही ना हो जाए। इस बात से लोग डर रहे हैं। बता दें कि इस चिंता के चलते 2 साल पहले यानी कि साल 2020 में जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर यानी कि IIKSTC की शुरुआत की थी, और इसका मकसद था कि कश्मीर में केसर किसानों को एनकरेज करना और उन्हें बेहतर कीमत दिलाना। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि जीआई टैगिंग कैसे प्रोडक्ट को खास बना देती है, तो कश्मीर केसर के लिए भी बहुत जरूरी था, और इसे दिलवाने कश्मीरी किसानों की मदद कर सकता था IIKSTC, जिसके लिए अपने खेत से केसर के फूल देकर कश्मीर के किसान पहली बार जीआई टैगिंग के लिए इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन सेंटर आए।
और ऐसे ही कश्मीर के किसानों को उनके केसर के लिए जीआई टैग मिल गया। अब देखना यह है कि क्या सच में कश्मीर केसर को जीआई टैग से कोई फायदा हुआ भी या नहीं। अब जैसा कि कश्मीर के किसान बीते 2 वर्षों से जीआई टैगिंग सेंटर पर अपना केसर जमा करा रहे हैं, वो बताते हैं कि बाजार की कीमतों से उन्हें सेंटर में 2 गुनी कीमत मिल चुकी है। इतना ही नहीं, जीआई टैगिंग से ना सिर्फ उन्हें ज्यादा पैसा मिला है, बल्कि कश्मीर के केसर को एक नई पहचान भी मिल रही है। कश्मीर का केसर अब कश्मीर के नाम पर बिक रहा है, लेकिन जब तक इसकी जीआई टैगिंग नहीं थी तब यहाँ के किसान बिचौलियों के जरिए अपनी फसल बेचते थे, जिससे उनको काफी नुकसान होता था। लेकिन अब किसान खुद खरीदार को प्रोडक्ट बेचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नाम और दाम दोनों ही चीजें मिलती हैं। दरअसल आज जीआई टैगिंग ने कश्मीरी केसर को पहचान दी है और उसकी पहचान को इंश्योर भी किया है, क्योंकि इससे पहले बाजार में कश्मीर के नाम पर दूसरे देश का केसर बेचा जाता था। तो ये मुश्किल काम था कि असली और नकली को कैसे परखा जाए। हालांकि कश्मीर के सैकड़ों किसानों को अभी भी जीआई टैगिंग के बारे में मालूम नहीं है। जीआई टैगिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कश्मीरी केसर की पहचान का खतरा टल गया है, क्योंकि दुनिया भर में बाहर से केसर लाकर उसे कश्मीरी केसर के नाम से बेचा जाता था, जिस वजह से कश्मीरी केसर की इमेज खराब हो रही थी। लेकिन अब टैगिंग की मदद से ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। आज किसान जीआई टैगिंग सेंटर पर अपना केसर जमा करा रहे हैं और बाजार की कीमत से उन्हें सेंटर में 2 गुनी कीमत मिल चुकी है। अब जीआई टैगिंग से न सिर्फ उन्हें पैसा ज्यादा मिला है, बल्कि कश्मीर के केसर को एक नई पहचान भी मिल रही है। इससे पहले बाजार में कश्मीर के नाम पर दूसरे देश का केसर बेचा जाता था और ये मुश्किल काम था कि असली और नकली को परखा जा सकता। जीआई टैगिंग से अब केसर के किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। जीआई टैगिंग के बाद केसर की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अब इसमें नकली केसर बेचने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह हुई कि किसी दूसरे देश का आप अब मार्केट में कश्मीर के नाम पर नहीं बेच सकते। जीआई टैग के बाद अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का कहना है कि जीआई टैगिंग के बाद अब ईरान के केसर को कश्मीर के केसर के नाम पर बेचना मुमकिन नहीं है। बीते सालों में कश्मीर के केसर के किसानों ने कई बार आवाजें उठाई थी कि ईरान के केसर को सस्ते दामों पर कश्मीर में और कश्मीर के बाहर भी कश्मीर के केसर के नाम पर बेचा जाता है, जिस वजह से कश्मीर के किसानों को नुकसान झेलना पड़ता है। आज जीआई टैगिंग में जो सबसे अच्छी बात है वो ई ऑक्शनिंग है। बता दें कि किसानों को यह हक है कि वो पोर्टल पर अपने प्रोडक्ट को बेच सके या फिर सेंटर के पास रखें। इतना ही नहीं, जीआई टैगिंग होने के बाद प्रोडक्ट को पोर्टल पर ई ऑक्शन करके रजिस्टर्ड खरीदारों को खरीदने के लिए पेश किया जाता है। किसान को अगर पोर्टल पर दाम मुनासिब लगे तो वो बेच सकता है, वरना अच्छे दामों के लिए किसान इंतजार कर सकते हैं। सेंटर के अधिकारियों ने बताया कि पोर्टल के साथ पूरे भारत में अभी तक 300 खरीदार रजिस्टर्ड हो चुके हैं। किसानों को सेंटर के पास केसर के कच्चे फूल जमा कराने पड़ते हैं, जिसके बाद सेंटर खुद प्रोडक्ट को अंतिम रूप से तैयार करता है। केसर को जब बोतल में पैक किया जाता है तो बोतल पर एक 3D होलोग्राम लगाया जाता है। सेंटर के अधिकारियों ने बताया कि बोतल पर जो लेबल लगाया जाता है उनका नकल तो बनाया जा सकता है, लेकिन असली लेबल पर सेंटर का अलॉट नंबर दर्ज होता है। वैसे एक आम खरीदार के लिए असली और नकली केसर की पहचान हमेशा एक मसला रहा है। लोथपुरा के केसर किसान और दुकानदार मुजफ्फर गुल ने बताया, केसर को पानी के ग्लास में डालकर देखना होता है। अगर केसर असली हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता रंग देना शुरू कर देता है, और जो नकली होगा वो एकदम रंग देना शुरू करेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि असली केसर कैसे खरीदना है और उसकी पहचान कैसे करनी है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इस वीडियो। आप किस चीज को जीआई टैग दिलवाना चाहते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।